गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 11th के हॉर्नबिल का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। दिस इज अ स्टोरी विच इज composed written by Mr. Khushwant Singh in the sweet memory of his grandmother. He has an intimate relationship with his grandmother। तो वो बताते हैं कि उनका अपनी दादी के साथ कैसा रिश्ता था, उनका बचपन अपनी दादी के साथ कैसे बीता और उनकी लाइफ में कौन कौन से फेज हैं जहाँ पे उनका रिश्ता अपनी दादी के साथ समय समय पर बदलता रहा। लेकिन उससे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स देखेंगे जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है। रिंकल्ड, हैविंग रिंकल्स, पोर्ट्रेट, पेंटिंग, revolting, disgusting, absurd, ridiculous, hobbled about, walk like a lame, spotless, without spot, stoop, bent of the body, beads, small balls of wood, serenity that is clear and calm, scriptures, holy books। तो हम खुशवंत सिंह जी बताते हैं कि वो और उनकी दादी गांव में अकेले रहते थे क्योंकि जो उनके पिताजी हैं अब उनकी माँ के साथ शहर में सेटल होने के लिए चले गए थे। तो जो खुशवंत सिंह है उनको उनकी दादी ने ही पाला था। तो खुशवंत सिंह ये बताते हैं कि उनकी दादी उनका बड़ा ख्याल रखती हैं, लेकिन सबसे पहले वो ये बताते हैं कि उनकी दादी दिखती कैसी थी। उनकी दादी के चेहरे पे झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ थी। तो वो कहते हैं कि मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता कि मेरी दादी इससे भी ज़्यादा बूढ़ी हो सकती हैं। वो उनका कमर झुका हुआ था, कमर पे हाथ रख के चलती थी और उनके जो बाल हैं पूरी तरह से ग्रे हो चुके थे, जो उनके चेहरे पे बिखरे रहते थे। उनके हाथों में एक माला होती थी जो हमेशा जपती रहती थी और ये चाहती थी कि उनका पोता भी उनकी कही हुई मंत्रों को, उनके कहे गए श्लोकों को याद करे, लेकिन जो नरेटर है वो ऐसा कभी नहीं करता। और उसके बाद खुशवंत सिंह ये बताते हैं कि उनके घर के ड्राइंग रूम में उनके दादा की एक बड़ी सी फोटो लगी हुई थी और वो अपने दादा के बारे में बताते हैं कि उन्होंने एक पगड़ी पहन रखी थी, वाइट कुर्ता पहन रखा था और उनकी जो दाढ़ी थी उनके आधे चेस्ट को पूरा ढके हुए थी। और उनको देखकर खुशवंत सिंह ये कहते हैं कि जो दादाजी हैं ना, उनकी कोई वाइफ तो हो नहीं सकती, उनके 100 या 100 से भी ज़्यादा केवल ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते हैं। फिर आगे बताते हैं खुशवंत सिंह की जब सुबह उनकी दादी माँ उन्हें जगाती थी तो स्कूल के लिए तैयार करती थी और तैयार होने के बाद उनको वुडन स्लेट देती थी, पेंसिल देती थी, इंक पॉट देती थी और साथ में एक रेड पेन देती थी। उसके बाद जो दादी हैं वो उनको बासी रोटियों में घी लगाकर और चीनी लगाकर रोल करके दे देती थी जो नरेटर को खाना पड़ता था। और उसके बाद फिर दादी माँ अपने साथ कुछ बासी रोटियां ले जाती थी जो वो गली के कुत्तों को खिलाया करती थी। अब नरेटर ये बताता है कि जब वो स्कूल में बैठकर पढ़ाई करते थे तो इस स्कूल के पीछे ही मंदिर था जहाँ पे जो दादी माँ है बैठ के होली स्क्रिप्चर यानी होली जो पवित्र किताबें होती हैं लाइक गीता, रामायण, उनका पाठ करती थी। और जब नरेटर का अध्याय पाठ खत्म हो जाता था तो दादी माँ के साथ वो वापस लौट के आते थे घर की ओर और रास्ते में दादी माँ अपने साथ ले गई हुई बासी रोटियों को गली के कुत्तों को खिलाती थी और उन रोटी के टुकड़ों के लिए जो गली के कुत्ते हैं वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे। अब नरेटर बताता है कि अब उनकी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पे नरेटर का अपनी दादी के साथ जो रिलेशन है थोड़ा सा दूर होने लगता है क्योंकि नरेटर के पेरेंट्स ने नरेटर और उसकी दादी को अब शहर में बुला लिया था क्योंकि अब वो शहर में सेटल हो चुके थे। तो वहाँ पे जो नरेटर है अब उसका इंग्लिश स्कूल में एडमिशन करा दिया गया, स्कूल जाने के लिए बस लगा दी गई। तो जो दादी नरेटर का पूरा ख्याल रखती थी, स्कूल तक लेके जाती थी, अब ऐसा कोई रास्ता नहीं बचा। तो नरेटर का पहला तो यहाँ पे ब्रेक हुआ कि वो दादी के साथ जो इंटीमेसी थी धीरे धीरे कम होने लगी। उसके बाद दादी जो पढ़ाई में हेल्प करती थी अब वो भी नहीं हो पाती थी क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल में उसे साइंस, इंग्लिश, म्यूजिक ये सब पढ़ाया जाता था और आर्किमिडीज का लॉ और न्यूटन के लॉ ये सब दादी को समझ में नहीं आते थे। और उससे भी बड़ी बात जब दादी को ये बात पता चलती है
कि नैरेटर को क्या कहते हैं म्यूजिक भी सिखाया जाता है। तो नैरेटर की ये बात सुनकर दादी जो है वो बहुत दुखी हो जाती, क्योंकि दादी का ये मानना था कि जो म्यूजिक है वो अच्छे घर के बच्चों के लिए नहीं है। अब इस तरह धीरे धीरे दादी का नैरेटर के साथ बातचीत करना थोड़ा कम हो गया, और अब जो नैरेटर है वो हायर स्टडी में करने लगा था, वो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी जाने लगा था, और अब उसके बाद जो नैरेटर है उसको अलग कमरा दे दिया गया। तो जो दादी का अभी तक वो नैरेटर जो दादी के कमरे में रहता था, वो अलग कमरे में रहने लगा। तो जो थोड़ी बहुत बातचीत या देखा देखी हो जाती थी वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। तो कथा का मतलब नैरेटर जो है उसको एक अलग कमरा दे दिया गया था। तो जो उन लोगों के बीच में एक कॉमन लिंक था मिलने का, वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। और अब जब नैरेटर की पढ़ाई ख़त्म हो गई तो वह हायर स्टडी के लिए फ़ॉरेन गया, और उस समय भी उसकी दादी माँ ने उससे कुछ नहीं कहा। नैरेटर को इस बात का यकीन था शायद अब जब वो फ़ॉरेन से पढ़ के वापस आए तो अपनी माँ को कभी मतलब दादी माँ को कभी दोबारा ना देख सके, क्योंकि इनकी इतनी एज हो चुकी है तो शायद वो उनसे मुलाकात ना कर पाए। लेकिन जब 5 साल बाद वो वापस आता है तो स्टेशन पे उसकी दादी माँ जो हैं उससे मिलने आई हुई होती हैं। तो उसे देखकर मतलब उन्हें देखकर नैरेटर को बहुत अच्छा लगता है। फिर वो जब घर आता है तो उसने एक बात नोटिस की, जो उनकी दादी है ना उनका ज़्यादातर समय अपने स्पिनिंग व्हील पे बीतता है, और किसी एक टाइम मतलब दोपहर में जब वो रिलैक्स करती थी तो उस समय क्योंकि गली में कुत्ते नहीं होते थे, कोई नहीं आता था, तो अपने बरामदे में ही वो ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करके स्पैरोस को खिलाया करती थी। और नैरेटर के हिसाब से इस पूरे दिन में उनकी दादी का ये सबसे खुशनुमा पल होता था जब वो इन स्पैरोस को खाना खिलाती थी। वो अपने स्पिनिंग व्हील को बिल्कुल नहीं छोड़ती थी। लेकिन उस दिन शाम को एक बहुत अजीब बात हुई जो कि कभी नहीं हुई थी। नैरेटर ने ये देखा शाम को दादी माँ ने आस पड़ोस के औरतों को घर बुला रखा है और एक पुराने ढोलक के साथ वो गाना बजाना कर रही हैं, जो इस बात का संदेश देती है कि जो दादी माँ है अपने पोते के आने से बहुत खुश हैं। लेकिन अगले ही दिन सुबह दादी माँ को फीवर हो गया, तो डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा कि वो थोड़ा थक गई हैं, इन्हें आराम की ज़रूरत है। लेकिन दादी माँ ने कहा नहीं, मेरा अंतिम समय आ गया है और मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती तुम लोग से बात करके, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं अपना पूजा पाठ करूँगी। फिर दादी बिस्तर पे लेटे लेटे ही अपने माला को जपने लगती हैं, और अचानक से दादी माँ के हाथों से वो रोजरी छूट जाती है, उनके होठ शांत हो जाते हैं, जो इस बात का संदेश देते हैं कि शी इज नो मोर। फिर जो नैरेटर है और नैरेटर के पेरेंट्स वो उनके फ्यूनरल की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन उस दिन एक और अजीब बात हुई। उस दिन पूरे बरामदा में हजारों की संख्या में स्पैरोज आए, और जिन्हें देखकर जो पेरेंट्स नैरेटर की माँ है ना वो बहुत दुखी हो जाती हैं। तो उन्होंने उन लोगों को थोड़े छोटे छोटे ब्रेड के टुकड़े दे दिए, लेकिन किसी भी स्पैरो ने उन ब्रेड के टुकड़ों को हाथ भी नहीं लगाया। फिर अंतिम संस्कार की तैयारी पूरी होते ही दादी माँ की डेड बॉडी को घर से ले जाया गया, और जैसे ही डेड बॉडी घर से जाती है सारी स्पैरोज जो हैं बिना आवाज़ किए उड़ के चली जाती हैं। उन्होंने रोटी का मतलब ब्रेड का एक भी टुकड़ा नहीं छुआ, और दादी मतलब नैरेटर की माँ को अगले दिन वो टुकड़े उठा के कूड़े में डालना पड़ा।